दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अनअकैडमी यूपीपीएससी लाइव में। और हम लोग बात करेंगे इसमें 14 इम्पॉर्टेंट एस्से हमने देखे हैं। इसमें पहला एस्से जो है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आप सभी के ढेर सारे कमेंट आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग भी मुख्य परीक्षा दे रहे हैं उनको अभी से हार्दिक जो है अग्रिम शुभकामनाएं। RO 2021 की मुख्य परीक्षा 2022 में जो हो रही है उसके लिए कल हमने बात की थी कि कुछ महत्वपूर्ण निबंध हैं जो आप देख सकते हैं, जिसमें पहला सबसे महत्वपूर्ण हम देख सकते हैं कि अगर नया पेपर बनता है तो भारत की स्थिति क्या होगी, रूस यूक्रेन का जो विवाद है वो क्या है। तो रूस यूक्रेन संघर्ष और भारत, ये इस पर एक निबंध आ सकता है। और भी निबंध हमने दिए हैं और कुल 14 निबंध हैं। इनमें से आप देख सकते हैं जो ताज़े तरीन है, एकदम नए मुद्दों पर हैं, कुछ पुराने भी हैं। ये आने की प्रबल संभावना है इस परीक्षा में। और इससे पहले भी हम निबंध की बहुत सारी सीरीज बना रहे हैं। 18 ऐसे की सीरीज जो है हमने यूपीपीएससी मेंस के लिए दिया था, जिसमें से 5 निबंध सीधे सीधे आए थे। तो कभी क्या होता है कि जैसे मैंने 2017 में दिया था आयुष्मान भारत, वो 2020 की परीक्षा में पूछा है, मुख्य परीक्षा। जो लोग भी रेगुलर मेरी क्लासेस करते हैं उनको पता होगा कि निबंध मेरे नोट से बाहर नहीं आते। अब तक लगभग जो है हम लोग 100 निबंध के आसपास लिख चुके हैं, उससे बाहर कभी भी आता नहीं है। नोट्स के लिए आप जो है हमारे पुराने वीडियोस जो है 1 साल पहले, उसमें हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगा, वहाँ पर बात कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग इस सिलेबस को चलाएंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड सेशन देखने को मिलते हैं यहाँ पर भारत के बेस्ट एजुकेटर द्वारा। साथ ही दोस्तों अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए। अगर नहीं डाउनलोड किए हैं तो गेट स्टार्टेड में जाइए, कॉन्टैक्ट डिटेल अपना शेयर करिए। यूपीपीएससी यूपीएससी गोल्स में जाइए, मेरा नाम धनंजय सिंह है, आप मुझे सर्च करिए। अभियान लाइव कोड यूज़ करके आप जो है मेरी सभी फ्री क्लासेज एक्सेस कर सकते हैं 10 AM पे, जो कि आज जो है सुबह 10 बजे डेली हमारी एक 75 डेज श्योर सीरीज चल रही है जीएस के लिए। तो जो लोग भी प्रीलिम्स जिनकी समस्या है वो 75 डेज की सीरीज ज्वाइन कर लें, जिसमें करंट अफेयर्स भी हम लोग मैराथन, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज 10वां दिन है। 10वां दिन थोड़ा सा क्लास जो है नवरात्र की वजह से, मैं 9 दिन का व्रत हूँ तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गई है, तो आज 10:45 पर होगी। नहीं तो रेगुलर जो है ये 10 AM पे होती है और 1 सवा घंटे की क्लास होती है, जिसमें हम लोग पॉलिटी आज 1-2 दिन में ख़त्म कर देंगे। साथ ही 11:45 पर मंडे से फिर से क्लास शुरू होगी। ये फ्री होती है आपकी MCQ सेशन, इसी को लेकर के श्योर सीरीज जो चल रही है उसको लेकर के। तो जिन लोगों की भी समस्या हो, जो लोग RO दे करके भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, जो लोग नहीं भी दे रहे हैं उनके लिए तो 75 दिवसीय जो है कार्यक्रम से ज़रूर जुड़ें। और हमारे कौन कौन से प्रोग्राम आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या क्या एडवांटेज होता है, आपको घर बैठे आपको तैयारी करनी होती है। और लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही सेशन मिलते हैं। भारत के बेस्ट एजुकेटर यहाँ पर होते हैं, करेस्पॉन्डेंस कोर्सेज हैं, एकेडमिक कैलेंडर के साथ हमारा स्ट्रक्चर्ड पीडेगॉगी होती है, वर्कशॉप, स्ट्रेटजी सेशन, मास्टर क्लास मिलते हैं, अनलिमिटेड क्विजेज, स्टडी मटेरियल। और हर चौथी क्लास जो हमारी डाउट क्लियरिंग सेशन की होती है। हमारे कई ऑफर चल रहे हैं, इन ऑफर्स की प्राइस जो है यहाँ पर दी हुई है। आपको जिस कैटेगरी में भी एडमिशन लेना हो आप ले सकते हैं। हमारे बैच कोर्सेज हैं इस समय जो है वर्तमान में जो हमारे 6 ऑप्शनल चल रहे हैं। फिलॉसफी में पढ़ाता हूँ, 204 घंटे में कंप्लीट करा चुका हूँ। और इसको जो है आप देख सकते हैं कि यूपीपीएससी जो मेंस की परीक्षा हुई थी 2021 की, उसमें सभी प्रश्न जो है यहीं से आए थे। और भी हमारे पास जो है ऑप्शनल है 6 ऑप्शनल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर और सोशियोलॉजी अन्य एजुकेटर हमारे कराते हैं। आपको दोस्तों ये हमारा 13 अप्रैल से एक बैच शुरू हो रहा है। जो लोग भी नई तैयारी शुरू कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी के लिए या यूपीपीसीएस के लिए, तो 2023 की कंप्लीट तैयारी यहाँ पर कराई जाती है, प्री कम मेंस की। ये आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। आपको फ़ीस के बारे में बता दें तो इन सभी कोर्सेज़ के लिए अलग अलग कैटेगरी अगर छोड़ दें तो एक ही फ़ीस होती है हमारी। 24 महीने की फ़ीस 14,999 है, आपको देना होता है 13,499। 12 महीने की फ़ीस 10,299, आपको देना होता है 9,200। और सभी के लिए आप क्या कर सकते हैं, अभियान लाइव कोड यूज़ कर सकते हैं। अभियान लाइव कोड यूज़ कर सकते हैं और इस पर डिस्काउंट ले सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो हमारा 8585858585 टाइम जो है 85, आप इस पर कॉल करके डाउट पूछ सकते हैं, मेरे बारे में जान सकते हैं, कोर्सेज़ के बारे में जान सकते हैं। और हमारा बीपीएससी यूपीपीएससी का है, तो इस पे जो है आप ज़रूर ज्वाइन करें। हमारे अनअकैडमी यूपीपीएससी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
तो ये रही कंप्लीट जानकारी दोस्तों। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो आपका रूस यूक्रेन संघर्ष तथा भारत है। तो इसको मैंने लिख दिया है जिससे कि हमें कम समय लगे और हम लोग थोड़ा जल्दी इसको कर सकें। तो रूस यूक्रेन को हम लोग कुल 8 भागों में बांट करके देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी यूपीपीएससी लाइव में। मैं आपका दोस्त धनंजय सिंह, अभियान सिविल सर्विसेज का फाउंडर, अभियान समसामयिकी का संपादक और अनअकैडमी का एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं रूस यूक्रेन संघर्ष पर और भारत की स्थिति क्या होनी चाहिए। तो पहले तो हम एक अच्छी सी प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना लिखने के बहुत सारे मैंने तरीके बताए हैं। प्रस्तावना कोई भी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन इसके 5 प्रकार होते हैं। आप उनमें से आप इस समय बहुत सारे डेटा मिल रहे होंगे। 5 प्रकार में से किसी भी प्रकार से आप जो है कोटेशन के द्वारा, कहानी के द्वारा, एक अच्छे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के द्वारा, आप जो है कविताओं के माध्यम से, आप जो है क्वेश्चनिंग के माध्यम से, डेटा के माध्यम से आप जो है प्रस्तावना लिख सकते हैं। प्रस्तावना लिखने की पूरी तैयारी जो है हमारे अनअकैडमी यूपीपीएससी चैनल पर कराई जाती है। वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी प्रस्तावना छोटी सी मैंने बताई है, उसमें और इम्प्रूवमेंट करके आप लिख सकते हैं। वर्तमान परिदृश्य क्या है, इस समय जो युद्ध चल रहा है उसकी जो है क्या परिणति होने वाली है। अभी आपने देखा कि लगभग जो है 15 से 16,000 जो है ये लाशें जो है निकाली जा रही हैं मिन्स्क से, अन्य जो है कीव से, मिन्स्क के बोल रहा हूँ, कीव से। और तो ये जो है सामान्य नागरिकों की हैं, सैनिकों की हैं, बहुत सारे लोग हैं उसमें, राजनयिक और बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। तो ये बड़ा ही भयावह परिदृश्य चल रहा है इस समय। इसके बारे में वर्तमान स्थिति बदलती रहेगी। जब भी एग्ज़ाम आप देंगे उससे पहले की स्थिति आप देख करके, हमने कुछ डेटा दिया है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, अपना भी डेटा बदल सकते हैं। तो इस पर हम लोग बात करेंगे। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है संघर्ष के कारण। अब देखिए, संघर्ष के ढेर सारे कारण हैं, ठीक है। अगर इनके प्रमुख कारणों में हम बात करें तो पहला तो शक्ति संतुलन सबसे बड़ा कारण है। शक्ति संतुलन जो है इसको हम लोग लिखेंगे इन भागों में बांट करके। शक्ति संतुलन किस प्रकार से बिगड़ा है, विशेषकर जो है काला सागर के आसपास यूक्रेन सोवियत संघ से जब अलग हुआ था और रूस और पश्चिमी दोनों के बीच जो है सत्ता के संतुलन को लेकर के इसमें लगातार संघर्ष होते रहे हैं। आपने देखा है कि यूरोपीय संघ में अमेरिका और यूरोपीय संघ का बड़ा ही हस्तक्षेप रहता है। इसको लेके जेलेंस्की जब से राष्ट्रपति बने तब से इनकी जो अटकलें चल रही हैं कि ये नाटो में चले जाएंगे, इस तरीके को लेकर के। तो अब रसिया अपने आसपास के क्षेत्रों पर कभी भी जो है मिसाइल लगाने के लिए या नाटो में शामिल होने नहीं देगा। वह अपना ये निकेन प्रकारेण या तो उसे युद्ध करने पड़े या अन्य चीज़ें भी। दूसरा जो हमारा शक्ति संतुलन सबसे बड़ा कारण है, दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि काला सागर में रूस की रुचि भी है। काला सागर संसाधनों को लेके काला सागर में रूस की रुचि एक बड़ा मुद्दा है, एक और कारण है संघर्ष के लिए। आप देखते हैं कि काला सागर क्षेत्र जो है वो भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा, भू राजनीतिक लाभ जो है वह रूस के लिए बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो सबसे पहले तो यह क्या है कि पूरे क्षेत्र में, ये पूरे यूरोपियन क्षेत्र के लिए और पूरे रूस के लिए और नाटो के लिए, सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। काला सागर तक पहुंच सभी पड़ोसी राज्यों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। 6 उसके आप देखेंगे, टर्की है, उसके आसपास जो है जॉर्जिया है, रूस है, यूक्रेन है, रोमानिया है, मोल्डोवा है, इस तरीके के छोटे छोटे देश हैं आसपास जिनको सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूक्रेन उसमें से एक है। यह क्षेत्र जो है ऊर्जा संसाधन के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एक गलियारा भी रूस का बनता है जो ऊर्जा के क्षेत्र में इसको महत्वपूर्ण स्थान देता है। अब यूक्रेन में विरोध प्रदर्शन भी हो रहे थे, एक और कारण है। यूक्रेन में कौन लोग विद्रोही हैं, कौन लोग यूक्रेन में विरोध प्रदर्शन, रसिया समर्थक लोग हैं और यूक्रेन के समर्थक लोग हैं, ये भी एक बड़ा कारण था। तो यूरो मैदान जो है, खास करके आप देखेंगे यूरोपीय स्क्वायर के नाम से जाना जाता है, जिसमें यूक्रेन में प्रदर्शन की लहर जो है 2013 से, कीव जो मुख्य शहर है वहाँ पर एक स्वतंत्रता स्क्वायर जिसको नेजा जेजनोस्ती
नेजाजेजनोस्ती मैदान के नाम से जाना जाता है। इसने कठिन नाम न याद आए तो आप इसको स्वतंत्रता स्क्वायर के नाम से रख सकते हैं। रूस और यूरेशियन आर्थिक संघ जो है उसके साथ घनिष्ठ संबंध बढ़ावा देने के लिए यूरोपीय के साथ समझौते पर हस्ताक्षर भी किए, जिसमें यूक्रेनी सरकार के फैसले के साथ जो है विरोध और भी तेज हो गया। अलगाववादी आंदोलन भी यहाँ पर है प्रमुख कारण में से। अलगाववादी, जिनको अभी दो अलगाववादी क्षेत्रों को रूस ने शुरू में पहले स्वतंत्र घोषित किया। अलगाववादी क्या बोल सकते हैं इसको, सॉरी सही था ये, अलगाववादी आंदोलन। अलगाववादी आंदोलन चल रहे हैं। अलगाववादी आंदोलन में आप देखेंगे तो डोनेट्स्क और लुहांस्क दो क्षेत्र हैं, और लुहांस्क, ये दो क्षेत्र हैं यूक्रेन के जिसमें रूसी समर्थक जो है अलगाववादी आंदोलन बहुत पहले से चला रहे हैं। माना यह जाता है कि रूसी अर्धसैनिक बल यूक्रेन सरकार के खिलाफ अलगाववादियों की संख्या जो है 15 से 80% के बीच है। क्रीमिया पर आक्रमण भी एक बड़ा मुद्दा था। 2014 में क्रीमिया पर आक्रमण करके क्या कर लिया, रूस ने इस पर कब्जा कर लिया, ये भी एक बड़ा कारण है। उसके बाद मिन्स्क समझौता हुआ, ये 2014 की बात है, वहीं से ये मुद्दा जो है धीरे धीरे आगे बढ़ा। तो क्रीमिया पेनिनसुला को आज़ाद करा करके रूस ने अपने में शामिल कर लिया। तो ये सब चीज़ें जो है, और यूक्रेन की नाटो की सदस्यता की जो इच्छा थी वो सबसे बड़ा कारण माना जाता है। यूक्रेन की नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे नाटो की स्थापना कब हुई थी और अभी कुल कितने देश हैं। बहुत सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी है जो आपको आनी चाहिए। यूक्रेन की नाटो सदस्यता की इच्छा, जो कि सबसे बड़ा कारण माना जाता है, ये एक बड़ा कारण था। ठीक है, तो नाटो देशों द्वारा, यानी कि यूरोपियन द्वारा, विशेषकर आप देख रहे हैं कि ब्रिटेन, जर्मनी ऐसे देश हैं जो क्या कर रहे हैं, इसको बार बार जो है लोभ और लालच के रूप में देख रहे हैं। तो संघर्ष के कारणों में और फिर कुछ समझौतों के बारे में आप लिख देंगे। मिन्स्क समझौता जो हुआ है 2014 में, बेलारूस की राजधानी जो है वहाँ पर 12 सूत्री कार्यक्रम जो है बनाए गए थे। उन कार्यक्रमों के अलावा हालांकि 2015 में मिन्स्क 2 भी हुआ, तो इसकी भी आप जानकारी आप रख लीजिएगा। मिन्स्क 1 जो है 2014 में क्रीमिया के जीतने के बाद, और उसके बाद 2015 में मिन्स्क 2 भी। हालांकि ये मिन्स्क 2 जो है लागू नहीं हो पाया, और उसके बाद जो है युद्ध की स्थिति। तो मिन्स्क 2 में शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए, और उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें डेवलप हुई। वर्तमान स्थिति आप देख ही रहे हैं कि युद्ध की स्थिति घोषणा कर दी, और भारत के पक्ष को हम समझेंगे कि रूस यूक्रेन संघर्ष का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके प्रभाव को हम देखेंगे डिटेल में। जैसे प्रभाव का आप बात करें तो तेलों के दामों में वृद्धि, या युद्ध कहीं भी विश्व में हो, देखिए आज एक ग्लोबल एरा चल रहा है, तो इसमें जो है कभी भी कोई भी देश अछूता नहीं रहेगा। खास करके जो भारत जैसे जो है बड़े देश जो है इसके प्रभाव में आ ही जाते हैं। भारतीय नागरिकों को वहाँ से निकालना, 20,000 की संख्या में भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया। तो ऑपरेशन गंगा में यहाँ पर ज़रूर इसको मेंशन करेंगे, इसको इंग्लिश में नहीं लिखेंगे आप लोग, ठीक है, मैं जल्दीबाजी के लिए लिख देता हूँ। आप लोग कोई भी शब्द जो है अंग्रेजी फ़ॉन्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। ऑपरेशन गंगा अगर आपको लिखना हो तो आप ऐसे लिखेंगे, ऑपरेशन गंगा, ठीक है। तो ये अभियान जो है चलाया गया भारत पर। बुरे जो भारत के लोग थे वहाँ पर, कई लोगों की, 1-2 लोगों की मृत्यु भी हो गई, कई लोग घायल हो गए। बचाव कार्य में भारत जो है हालांकि साथ में था,
भारत का रुख क्या है, भारत का पक्ष क्या है? तो भारत, चूंकि हम लोग नाटो के सदस्य न होकर के हम लोग नाम के सदस्य हैं, नॉन अलाइन मूवमेंट, ठीक है, जो नेहरू जी, टीटो और नासिर की जो संस्था थी उसमें हम विश्वास रखते हैं। हम किसी पर भी अपना पक्षपात की स्थिति में नहीं आएंगे। अमेरिका ने हालांकि डायरेक्ट प्रभाव हम पर डालने का प्रयास किया था, लेकिन हमने ना तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपना पक्ष रखा, वोटिंग से हम अलग रहे। हालांकि भारत ने कुछ रसिया से तेल संबंधों को न ख़त्म करने का कुछ घोषणा की है, हालांकि हम किसी के पक्ष में नहीं हैं। ये आप लिखेंगे कि हमारी जो स्थिति है वह क्या है, न्यूट्रल स्थिति है, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, दोनों ही देशों का सहयोग ले सकते हैं, दोनों देशों की मदद कर सकते हैं। यूक्रेन द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया गया था उसमें भारत जो है वो रहा, क्या बोलते हैं इसको, उसमें शामिल नहीं हुआ। और रूस द्वारा भी जब ये चीज़ें हुई तो उससे भी भारत बाहर रहा। तो भारत का रुख जो है हमारा न्यूट्रल है, हम किसी के पक्ष में नहीं हैं। वैश्विक रुख में आप देखेंगे कि अमेरिका जो है अपने जो भी नाटो सदस्य हैं और लोगों का दबाव बना करके क्या करना चाह रहा है, रूस का आर्थिक बहिष्कार करने की कोशिश कर रहा है, और अन्य देशों को भी बोल रहा है कि वह रूस के साथ संबंध न रखें। तो वैश्विक रुख में आप देखेंगे तो पश्चिमी जो भी देश हैं, विशेषकर यूरोपीय देश और अमेरिका, यह रूस के पूरे विरोध में है। हालांकि ये यूक्रेन के साथ जो है कोई भी सपोर्ट की स्थिति नहीं दर्शा पाए, जिस बल पे यूक्रेन जो है युद्ध में कूद पड़ा था, वो जो है कि नाटो का हमें समर्थन मिलेगा, किसी भी प्रकार का समर्थन नहीं मिला। हाँ, हथियार आदि के रूप में फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन आदि ने हथियारों की जो है सपोर्ट दर्शाया है, हालांकि वो इनडायरेक्टली है। डायरेक्टली जो है कोई भी किसी भी प्रकार का जो प्रतिबंध हुआ है वह सिर्फ आर्थिक रूप से इसको रसिया को बाहर करने, और जो सॉफ्ट पॉलिसी होती है विशेषकर जो है खेलों में, चाहे वो ओलंपिक हो चाहे अन्य गेम्स हों, उन गेम्स में रूस के बहिष्कार की स्थिति के सामने जो है सिर्फ वैश्विक रुख देखने के लिए आया है। सुझाव क्या हो सकता है? तो सुझाव में दोस्तों हम लोग बात करेंगे अभी कि सुझाव में एक तो ये है कि मिन्स्क जो समझौता है 2005 वाला, उसको पुनर्जीवित किया जाए। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश जो हैं वो उन दोनों के बीच बातचीत की स्थिति क्रिएट करें। रूस को इतना अलग थलग करने के चक्कर में कई हम देख रहे हैं कि यूरोपियन देश बर्बाद हो सकते हैं। आपको पता है कि रूस जो है एक बड़ा ही तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, विशेषकर यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, तो उनकी स्थिति दयनीय हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर सिंपली एक सलूशन निकाला जा सकता है, मिन्स्क समझौते को लागू कराया जा सकता है, और जो यूक्रेन है, यूक्रेन की सरकार को एक तो समर्पण कर देना चाहिए। समर्पण करने के साथ साथ ये बोलना चाहिए कि भाई हम रूस की सभी शर्तों पर तैयार हैं, तभी रूस जो है समर्पित युद्ध जो है बंद करेगा। उसके बाद निष्कर्ष हम देखेंगे कि भाई देखिए, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के दबाव में आकर के या इनके सहयोग पा कर के यूक्रेन ने इतना बड़ा कदम उठाया है, तो क्या ये सही स्थिति थी? इतने लोगों की जान माल की जो क्षति हुई है उसके बारे में सोचना चाहिए। दुनिया को युद्ध से बचना चाहिए, और वो क्या चीज़ें हो सकती हैं कि बातचीत का रास्ता हमेशा ओपन रहना चाहिए। बड़े स्तर पर युद्ध होने से मानवीय संवेदनाओं की क्षति होती है, मानव जन धन की बड़ी हानि होती है। बड़े बड़े शहर जो है आप देख रहे हैं यूक्रेन के, वो बर्बाद हो गए। वहाँ का पूरा जो है इकोसिस्टम जो है वो तहस नहस हो गया। हम छोटे छोटे मुद्दों पर बात करते हैं, कार्बन उत्सर्जन की, हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण की, हम बात करते हैं मानवीय अधिकारों की, तो क्या एक छोटे से युद्ध में हम ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं? और इसको कैसे हम एलोबरेट करें, कैसे हम मिनिमाइज़ करें कि हमें अब जो है युद्ध की स्थिति किसी भी दो देश के बीच में न आए, और जो भी साम्राज्यवादी रुख अपना रहा है उसके लिए हम विरोध की स्थिति उत्पन्न कर सकें। तो इस तरीके से आप एक बैलेंस जो है कि मध्यस्थता की स्थिति अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ को देनी पड़ेगी।
हमें युद्ध से हमेशा बचना चाहिए। जो भारत की जो पंचशील सिद्धांत है उसके अनुसार जो है ये होना चाहिए कि हमें जो है शांति में विश्वास रखना चाहिए। इस तरीके से आप एक निष्कर्ष जो है भारतीय परिप्रेक्ष्य में देंगे, क्योंकि ये लेख जो है हमें किसी विदेशी परिप्रेक्ष्य में नहीं लिखना है, भारत के परिप्रेक्ष्य में लिखना है। तो भारत जो है हमेशा से हिंसा का विरोधी रहा है और हिंसा और युद्ध हमेशा हमारे लिए घातक हुए हैं, मानवीय सभ्यता के लिए घातक हुए। तो इससे पूरी हम लोग डिटेल वार्तालाप करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरा तरीका अच्छा लगता होगा। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर कमेंट ज़रूर किया करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो मानवीय सभ्यता के इतिहास में हिंसा व युद्ध लगभग अनिवार्य रूप से मौजूद रहे हैं। अब देखिए, मैं हेडिंग डाल करके लिखता हूं तो ये आपको पढ़ाने का पर्पज रहता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। पढ़ाने के लिए मैं हेडिंग डालता हूं, आपको एग्ज़ाम में हेडिंग डाल करके नहीं लिखना है, ठीक है। हेडिंग नहीं डालना है। हेडिंग क्या डाल सकते हैं आप, लेकिन आपके पास उतने डायमेंशन नहीं होंगे, और जब भी आप हेडिंग डाल देंगे तो आप किन्हीं दिशाओं में बंध जाएंगे और एग्जामिनर को एक मौका मिल जाएगा आपकी कमियां निकालने का। और निबंध में हेडिंग आप न ही डालें तो ज़्यादा अच्छा है। हेडिंग डालने के लिए आपके पास बहुत सारा कॉन्फिडेंस चाहिए, और वो कॉन्फिडेंस कि हम सभी पक्षों को जान रहे हैं, और मेरे हिसाब से ऐसे बहुत कम लोग होते हैं और कि जो सभी पक्षों को जान लें और एक सहज महसूस करें लिखने में। तो ये सारी चीज़ों के लिए मैं मना करता हूं कि आप हेडिंग डाल करके न लिखें, पैराग्राफ्स में लिखें, और प्रस्तावना को बड़ी लिखें। प्रस्तावना मैं इसलिए सामान्य तरीके से यहाँ बताता हूं कि प्रस्तावना लिखना एक कला है, उसके लिए हम लोग अलग ट्रेनिंग लेते हैं। लास्ट टाइम पर जो है आप प्रस्तावना नहीं सीख सकते, तो इसको किसी उससे निकाल करके कम से कम 2 से ढाई पैरा में, एक पेज में आप जो है प्रस्तावना लिखेंगे। चूँकि निबंध 600 वर्ड का है इसलिए हमने इस पर कम कंटेंट दिए हैं, लेकिन हम साइड बाय साइड बताते चलेंगे। तो मानवीय सभ्यता के इतिहास में हिंसा व युद्ध लगभग अनिवार्य रूप से मौजूद रहे हैं। समय के साथ साथ मनुष्य ने इसके दुष्प्रभावों को समझा है, परंतु अब तक छुटकारा नहीं पा सके हैं। रूस यूक्रेन के बीच परमाणु युद्ध में एक बार पुनः मानवीय सभ्यता का शर्मसार कर दिया है। के बीच इस युद्ध ने, परमाणु युद्ध नहीं, अभी युद्ध का परिणाम जो है चाहे जो भी हो, परंतु एक बात तो पूर्णतः सिद्ध होती है कि मनुष्य ने अपने विवेक, मनुष्य जो है अपने विवेक का प्रयोग नहीं करता है। मनुष्य ने नहीं है, अपने विवेक का प्रयोग नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि जब भी विवेक आएगा वहां पर हिंसा और युद्ध की स्थिति नहीं रहेगी। इसको थोड़ा अच्छा लिखेगा, क्योंकि प्रस्तावना जो है मैं बार बार बोलता हूं कि प्रस्तावना जो है आप लोग अपनी बना करके, अच्छी बना करके लिखेंगे। बहुत सारा कंटेंट है मार्केट में, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हैं कि मैप भी बना सकते हैं। थोड़ा सा मैप मैं दिखाऊंगा किस प्रकार से आप बनाएंगे। वर्तमान परिदृश्य क्या है, तो यूक्रेन के ऊपर रूस द्वारा सैन्य कार्रवाई किए जाने के पश्चात वर्तमान में उत्पन्न संकट नियंत्रण सीमा से बाहर हो गई है। रूस और यूक्रेन का विसैनिकरण करने के लिए आक्रमण करके पूर्वी यूक्रेन यानी कि डोनाबास क्षेत्र और लुहांस्क क्षेत्र को अलग मान्यता प्रदान कर दी है। रूस का यह कदम 1975 के हेलेंस्की जो समझौता था के विरुद्ध है। इस समझौते में यूरोपीय देशों की सीमाओं का उल्लंघन नहीं किए जाने की बात की गई थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इतनी से जो है आप क्या शुरुआत कर सकते हैं। रूस के इस कदम से जहां पूरे विश्व के लिए एक चुनौती भरी स्थिति बन गई है, वहीं भारत के लिए भी यह बात एक दुविधाजनक स्थिति हो गई है, क्योंकि जहां रूस भारत के नज़दीकी पड़ोसी देशों की तरह है, भारत लंबे समय से रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी कर रहा है। हथियार आदि हम देखते हैं कि बड़े मात्रा में हम लोग जो है आर्मरी वहाँ से लेते हैं। वहीं भारत, यूक्रेन समर्थक, अमेरिका, यूरोपीय रूस संघ तथा यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों की बनी नाराजगी का खतरा नहीं ले सकता। यूरोपीय संघ है ये, रूस संघ नहीं है। यूरोपीय, अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों को बनी नाराजगी का खतरा भी नहीं ले सकता है। तो हमें जो है दो-धारी तलवार पर हैं हम जो है किसी का ओपनली सपोर्ट नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं कारणों में। कारण हमने गिना दिए हैं और कुछ अलग कारण भी आप लिख सकते हैं।
इसको छोटा लिखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आपके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा है। लगातार पिछले 15-20 दिनों से रूस और यूक्रेन संघर्ष जो है प्रतिदिन आपको न्यूज़पेपर में मिल रहा है। शीत युद्ध के बाद हम देखते हैं कि मध्य यूरोपीय संघर्ष के कारण ऊपर मैंने गिनाया है, उसको भी आप लिख सकते हैं। शीत युद्ध के बाद मध्य यूरोपीय क्षेत्रीयता को लेकर के संघर्ष और गौरवपूर्ण रूसी अस्तित्व के अतीत को पुनर्जीवित करने की इच्छा यूक्रेन संकट के मूल में दिखाई देती है। यूक्रेन व रूस कई वर्षों से एक दूसरे के साथ जो है संस्कृति, भाषा और पारिवारिक संबंध साझा करते हैं। सोवियत संघ रूस के विघटन के बाद बने राज्यों में रूस के बाद यूक्रेन ही सबसे बड़ा राज्य है। अतः रूस व यूक्रेन के जो है संघर्ष के निम्न कारण हैं। ठीक है, हम इनके संघर्षों के निम्न कारण देख सकते हैं। जैसे नाटो की सदस्यता पाने का यूक्रेन का प्रयास, पहला, यूक्रेन का रूस व पश्चिमी देशों के बीच एक महत्वपूर्ण बफर राष्ट्र होना। ठीक है, शक्ति संतुलन इसीलिए आवश्यक है। क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का मुद्दा, काला सागर क्षेत्रों में रूस व यूक्रेन के हितों का टकराव। तो ये पॉइंट वाइज हैं, इसको आपको पैरा वाइज लिखना है और इसको जो है कॉमा दे करके ये मैप भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैप हमेशा ध्यान रखिएगा कि पेज का 10% भाग ही कवर करें। ठीक है, 10% भाग ही, बड़ा मैप नहीं बना देना है, 10% भाग ही कवर करें। 10 से 20% से ज़्यादा आप जो है मैप, चार्ट आदि का प्रयोग नहीं करेंगे। हालांकि प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन 10 से 20% से ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, तो यूक्रेन रूस संघर्ष का भारत पर प्रभाव क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आगे देखेंगे दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, मैंने बता दिया है कि इसमें बहुत सारे कंटेंट दिए गए हैं। क्योंकि ये हमें 600 शब्दों में ही लिखना है, तो मैं 1000 शब्द में इसको नहीं बताऊंगा, कि जिससे समस्या हो जाती है। देखिए, हमेशा जो है समस्या कहाँ होती है कि ज़्यादा की समस्या हमेशा रहती है हमारे पास, खास करके जो ऐसे मुद्दे हैं जो प्रतिदिन हमको नए नए अपडेट मिलते हैं। यूक्रेन रूस संघर्ष का भारत पर प्रभाव, एक तो कच्चे की तेल की कीमत में वृद्धि हो ही रही है। यूरोपीय संघ में स्टील इंजीनियरिंग आदि सामानों की मांग की संभावना बढ़ेगी। भारतीय छात्रों को यूक्रेन से बुलाने का संकट, इसके लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया है। अब तक लगभग जो है 15,000 से अधिक छात्रों को निकाला जा चुका है। कुल 20,000 छात्र हैं, और मुझे लग रहा है कि जब ये निबंध लिखा गया था और सभी भारतीयों को निकाल लिया गया है। भारत का रुख क्या होना चाहिए? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने जल्द ही स्थिति को सामान्य करने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो हमारे TS त्रिमूर्ति, हाँ, इनका भी नाम आप लोग लिखेंगे, TS त्रिमूर्ति हैं जो हमारे मेन परमानेंट सदस्य हैं वहाँ पर। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ वोटिंग में भारत ने हिस्सा नहीं लिया, जिनके स्टेटमेंट बार बार आप सुन रहे हैं। भारत ने जुलाई 2020 के युद्ध विराम, 2014 के मिन्स्क समझौते व नॉर्मेंडी प्रक्रिया के लिए अपना समर्थन दोहराएगा, जिसे कि मैंने पहले ही बता दिया है। आप जो है बता सकते हैं नॉर्मेंडी प्रक्रिया क्या है। रूस, यूक्रेन, जर्मनी, फ्रांस के बीच हुई एक वार्ता है जो 2014 में आरंभ हुई तब आरंभ हुई जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया था। उसके बाद मिन्स्क 1 है और मिन्स्क 2। तो मिन्स्क 2 जो 2015 वाला है, इसको भी प्रभावित किया जाना चाहिए। वैश्विक रुख क्या है? तो अमेरिका, यूरोपीय संघ, नाटो, अब तक किसी के द्वारा पुख्ता कदम नहीं उठाया गया है किसी भी प्रकार का, सिर्फ आर्थिक बहिष्कार हुए हैं। मैंने कहा है कि इसको आप लोग ज़रूर लिखिएगा कि रूस का आर्थिक बहिष्कार किया गया है, कोई भी खुल करके यूक्रेन के समर्थन में भी नहीं आ रहा है, और नाटो ने पूरी तरीके से धोखा दिया है, मान के चलिए। लेकिन लिखना नहीं है सब चीज़ें, बहुत रेडिकल होकर के हम चीज़ों को नहीं लिख सकते हैं। सुझाव, इस परिस्थिति का व्यवहारिक समाधान मिन्स्क प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने में है। इस प्रकार अमेरिका व अन्य पश्चिमी देश रूस यूक्रेन के मध्य वार्ता को पुनः प्रारंभ करें एवं सीमा पर सापेक्ष शांति बहाली के लिए मिन्स्क समझौता के अनुरूप जो है प्रतिबद्धता की पूर्ति के लिए प्रेरित करें। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये आपको कार्यक्रम अच्छा लगा होगा, और आपको मैंने बहुत कम कंटेंट दिया है, इसीलिए कि कंटेंट की कमी नहीं है आपको, बस इसको ऑर्गेनाइज कर लेना है, वो विशेष फोकस करना है। संघर्ष के कारण
और जो भारत का रुख है, विश्व का रुख है, उसको भारत के द्वारा क्या क्या कार्यक्रम किए गए, क्या क्या चीज़ें थी, इसको हमें ध्यान देना है। और साथ ही हम अभी बात करेंगे कि इस पर जो है निष्कर्ष और सुझाव जो मैंने बताए हैं उनको आप लिख देंगे, तो ये पूरा अच्छा एक निबंध हो जाएगा। तो दोस्तों ये कार्यक्रम जो है आप सभी लोगों के बीच जो है, जो भी दोस्त मेंस लिख रहे हैं उनके बीच शेयर करें। और एक छोटा सा हम बात कर लेते हैं कि अगर आप अनअकैडमी पर नए हैं तो हमारे बैच कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैच कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए आप जो है अभियान लाइव कोड यूज़ करें, और मेरी सभी क्लासेज जो है यहाँ पर फ्री भी एक्सेस कर सकते हैं। हमारे ऑप्शनल चल रहे हैं, फिलॉसफी में पढ़ाता हूँ, दर्शन शास्त्र, वैकल्पिक विषय, और भी हमारे पास हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर और सोशियोलॉजी ऑप्शनल भी हैं। आप जो है अलग से कोई फीस नहीं देनी होती है। आप समझ लीजिए कि 13 तारीख से जो पूरा आपका प्री कम मेंस बैच शुरू हो रहा है। करंट अफेयर्स भी मैं शुरू कर रहा हूँ 20 से, तो जो लोग भी प्री की तैयारी करना चाह रहे हैं तो वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज़ के लिए एकमात्र सब्सक्रिप्शन होता है, आप समझ रहे हैं, अभियान लाइव को यूज़ करके आप जो है ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये फीस समझिए कि बहुत ही कम है, इतने में तो आपको सिर्फ ऐसे ही मिलेगा। हम लोग सब कुछ दे रहे हैं, प्री मेंस इंटरव्यू की सारी तैयारी, जीएस पेपर 1 2 3 4, ऐसे आपका ऑप्शनल 6 ऑप्शनल हैं हमारे, इन सभी की तैयारी यहाँ पर कराई जाती है मात्र 13,499 में, अगर आप अभियान लाइव कोड यूज़ करते हैं तो। ठीक है, तो इसको ज़रूर आप लोग यूज़ करें। आगे कौन सा हम निबंध लिखें और कौन सा निबंध आगे बढ़ाएं, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और दोस्तों इसको जो है ना सभी लोग लिखते रहिए, निबंध की कॉपी भी चेक होगी। तो धन्यवाद दोस्तों।